नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा निकेतन पर। दोस्तों, सीडीपी, मैथ्स, साइंस पेपर 2 और हिंदी को समझने के बाद आज हम लोग पेपर 1 ईवीएस को समझेंगे, यानी पर्यावरण अध्ययन को समझेंगे। सबसे पहले आपको इसका गणित समझना होगा। ईवीएस का पेपर कुल 30 नंबर का होता है, जो 2 बराबर हिस्सों में बटा है। पहले 15 नंबर आते हैं कंटेंट से। इसमें आपको इतिहास, भूगोल या बड़ी बड़ी साइंस नहीं पढ़नी है। यह पूरी तरह से एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4 और 5 की किताबों पर आधारित होता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो ये 15 नंबर आपकी जेब में है। और बाकी के 15 नंबर आते हैं पेडागोजी, यानी शिक्षण शास्त्र। इसमें यह चेक किया जाता है कि आप एक शिक्षक के रूप में बच्चों को पर्यावरण कैसे पढ़ाएंगे। क्या आप उन्हें रटाएंगे या उन्हें बगीचे में ले जाकर सिखाएंगे। हम इन दोनों हिस्सों को बैलेंस करके चलेंगे ताकि एक भी नंबर न कटे। दोस्तों, ध्यान दीजिए, सीटेट का सिलेबस चैप्टर के हिसाब से नहीं बल्कि 6 थीम्स पर आधारित है। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि इनमें से कौन सी ईवीएस की थीम नहीं है, इसलिए इन 6 नामों को ध्यान में रखिएगा। पहली थीम है परिवार और मित्र, दूसरी भोजन, तीसरी पानी, चौथी आवास या आश्रय, 5वीं यात्रा और छठी थीम है हम चीजें कैसे बनाते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जिसे आपको दूर करना है। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि जानवर और पौधे यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स अलग थीम है। जी नहीं, सिलेबस के अनुसार जानवर और पौधे, परिवार और मित्र थीम का ही हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए उसके घर का पालतू कुत्ता या आंगन में लगा तुलसी का पौधा भी उसके परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। यह सवाल कई बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। एक सवाल जो बार बार आता है, क्या कक्षा 1 और 2 की ईवीएस की किताबें भी पढ़नी है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई अलग किताब होती ही नहीं है। एनसीएफ 2005 कहता है कि छोटे बच्चे दुनिया को टुकड़ों में नहीं देखते, इसलिए उन्हें पर्यावरण का ज्ञान भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। जैसे अगर हम बच्चे को 2 चिड़िया गिनना सिखा रहे हैं तो हम उसे गणित भी सिखा रहे हैं और पर्यावरण भी। इसे ही हम एकीकृत ईवीएस कहते हैं। इस पर एक नंबर का सवाल पक्का आता है। तो हम तैयारी कैसे करेंगे? कंटेंट के लिए आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वीडियोस एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आपको देंगे। जैसे स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है और 17 घंटे सोता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। या फिर ट्रेन की टिकट से जुड़े सवाल और मैप पर दिशा कैसे पहचान, ये सब हम ट्रिक्स के साथ सीखेंगे। और पैडागोजी के लिए स्पेशल टैगवर्ड्स को भी देखेंगे। सीटेट में कुछ जादुई शब्द होते हैं। अगर ऑप्शन में बच्चे को अवसर देना करके सीखना या बाहरी दुनिया से जोड़ना लिखा है तो समझो वो सही उत्तर है। और अगर रटना, कठोर अनुशासन या केवल पाठ्य पुस्तक लिखा है तो वो गलत है। यह तकनीक आपका समय भी बचाएगी और नंबर भी दिलाएगी। तो दोस्तों, यह है हमारा पूरा मास्टर प्लान। बारी बारी से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। तो पहले ईवीएस के पेडागोजी पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, यानी 15 नंबर पक्के करेंगे। उसके बाद कंटेंट वाले पार्ट को पढ़ेंगे, यानी विषय वस्तु के पार्ट्स को। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। ईवीएस की अवधारणा और दायरा। एकीकृत ईवीएस क्या है? सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो सीटेट में आता है, ईवीएस का पूरा नाम क्या है? 90% स्टूडेंट गलती करते हैं और इन्वायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान पर टिक लगा देते हैं। याद रखिए, प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर ईवीएस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन। हम यहाँ बच्चों को वैज्ञानिक नहीं बना रहे बल्कि उन्हें उनके आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो पहली बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हमें स्टडीज पढ़ना है, साइंस नहीं।
अब समझते हैं ईवीएस के एकीकृत स्वरूप यानी इंटीग्रेटेड नेचर को। यह सीटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है। एनसीएफ 2005 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर हम साइंस या सोशल साइंस अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि एक छोटा बच्चा दुनिया को टुकड़ों में नहीं देखता। ईवीएस वास्तव में 3 विषयों का संगम है। पहला विज्ञान, जिसमें वो अपने शरीर और भौतिक दुनिया को समझता है। दूसरा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जिससे वो समाज, रिश्तों और संस्कृति को समझता है। और तीसरा पर्यावरण शिक्षण यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिससे वो संरक्षण और मुद्दों को समझता है। इन तीनों को मिलाकर ही ईवीएस बना है। अगर एग्जाम में सवाल आए कि ईवीएस किन विषयों का एकीकरण है, तो आपका जवाब यही 3 होंगे। हम एकीकृत तरीका यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच क्यों अपनाते हैं? इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब एक तीसरी क्लास का बच्चा किसी पेड़ को देखता है, तो वो यह नहीं सोचता कि इसकी पत्तियां साइंस है और इसकी लकड़ी भूगोल है। वो उसे एक समय स्वरूप में देखता है, सिर्फ एक पेड़ के रूप में। इसलिए एनसीएफ कहता है कि हमें बच्चे के इसी नज़रिए का सम्मान करना चाहिए और विषयों की दीवारों को तोड़ देना चाहिए। हम बच्चे पर भारी भरकम शब्दों का बोझ नहीं डालेंगे, बल्कि उसे उसके अनुभवों से जोड़ेंगे। अब बात करते हैं ईवीएस के स्कोप की यानी क्षेत्र की। ईवीएस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। इसका दायरा बच्चे के खुद से शुरू होता है और पूरी दुनिया तक जाता है। ईवीएस का उद्देश्य है बच्चे को उसकी प्रकृति यानी नेचुरल, सामाजिक यानी सोशल और सांस्कृतिक यानी कल्चरल वातावरण से जोड़ना। ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ प्राकृतिक वातावरण नहीं है, सांस्कृतिक वातावरण जैसे त्योहार, खान पान भी ईवीएस का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षक को बच्चे को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर बाहरी दुनिया से जोड़ना होता है। यही ईवीएस का असली स्कोप है। अक्सर पेडागोजी में सवाल आता है कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। तो हम उन्हें वैज्ञानिक नहीं बनाना चाहते जो लैब में टेस्ट करे। हमारा उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी उसमें अच्छी आदतें डालना, जैसे नल बंद करना, कचरा कूड़ेदान में डालना, पेड़ों को न काटना। ईवीएस का उद्देश्य ज्ञान देना कम और संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी विकसित करना ज़्यादा है। अगर ऑप्शन में संवेदनशील बनाना शब्द आए तो वह हमेशा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, यह थी ईवीएस की अवधारणा। तो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक को देख लिया कि ईवीएस एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि जीने का तरीका है, जिसे हम साइंस और सोशल साइंस की मदद से सिखाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत और सीखने के नियम। यह सीटेट ईवीएस की रीढ़ की हड्डी है। तो हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की। अगर आपने एनसीएफ के 5 सिद्धांत समझ लिए तो पेडागोजी के आधे सवाल आप बिना पढ़े भी सही कर देंगे। एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा ने ईवीएस पढ़ाने के लिए 5 मुख्य नियम बनाए हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि इनमें से कौन सा एनसीएफ का सिद्धांत नहीं है। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब अगर आप कक्षा में पानी पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ H2O मत पढ़ाइए, बल्कि बच्चे से पूछिए कि उसके घर में पानी कब आता है, क्या उसने कभी पानी की किल्लत देखी है। दूसरा, रटन प्रणाली से मुक्ति। सीटेट में जिस भी ऑप्शन में याद करना, कंठस्थ करना या परिभाषा रटना लिखा हो, उसे तुरंत काट दे। ईवीएस रटने का विषय नहीं है। तीसरा, सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना है। हमें बच्चों को लाइब्रेरी, इंटरनेट और समुदाय से भी सीखने देना है। चौथा है परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना, यानी फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन। और पांचवा, राष्ट्रीय मूल्यों वाले नागरिक बनाना, यानी नेशनल वैल्यूज। अब आते हैं एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव पर, जिसे हम रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। पुराने जमाने में माना जाता था कि बच्चे का दिमाग एक खाली बर्तन या कोरा कागज है और टीचर का काम है उसमें ज्ञान भरना। लेकिन एनसीएफ 2005 कहता है गलत।
बच्चे अपने साथ ढेर सारे अनुभव लेकर स्कूल आते हैं। वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता यानी एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स हैं। टीचर का काम ज्ञान देना नहीं बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चा खुद चीजें करके सीखे। इसलिए हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो फिर शिक्षक कौन है? क्या वो डिक्टेटर हैं? नहीं। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक एक सुगमकर्ता है यानी फैसिलिटेटर है। आपका काम है बच्चों को सुविधा देना, उन्हें दिशा दिखाना और जहां वे अटक जाएं वहां थोड़ी मदद करना। आपको क्लास का बॉस नहीं बल्कि गाइड बनना है। यह शब्द सुगमकर्ता कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ईवीएस पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हमारे पास कुछ शिक्षण सूत्र हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। मतलब पहले वो बात करो जो बच्चा जानता है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है तो सीधे क्लोरोफिल से शुरू मत करो। पहले बच्चे से पूछो, क्या तुमने कभी सोचा है कि पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी किचन में बनाती है? पहले उसके पूर्व ज्ञान को जगाओ, फिर नई जानकारी दो। दूसरा सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त वो है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। अमूर्त वो है सिर्फ विचारों में है। प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल का बच्चा ईमानदारी या गुरुत्वाकर्षण जैसे भारी शब्दों को नहीं समझ सकता क्योंकि वे अमूर्त हैं। इसलिए पहले उसे चीजें दिखाओ, जैसे गेंद को ऊपर फेंक कर नीचे आते दिखाना, और बाद में नियम समझाओ। ईवीएस में चीजों को दिखाना और महसूस कराना सबसे जरूरी है। तीसरा सूत्र है स्थानीय से वैश्विक यानी लोकल टू ग्लोबल। बच्चे को पहले उसके आसपास की दुनिया के बारे में बताओ, फिर दुनिया के बारे में। अगर आप नदियों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सीधे अमेजॉन नदी पर मत जाओ। पहले उसके गांव के तालाब या नाले की बात करो। जब वह अपने लोकल पर्यावरण को समझेगा तभी वो ग्लोबल पर्यावरण की रक्षा कर पाएगा। याद रखना, ग्लोबल टू लोकल जाना गलत तरीका है। हमें लोकल टू ग्लोबल जाना है, यानी स्थानीय से वैश्विक की ओर जाना है, वैश्विक से स्थानीय की ओर नहीं। ईवीएस की क्लास एक समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लासरूम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि चाहे बच्चा किसी भी धर्म का हो, अमीर हो या गरीब, या उसे देखने सुनने में दिक्कत हो, सब एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे। ईवीएस टीचर के रूप में आपको ध्यान रखना है कि आपके उदाहरणों में कोई भेदभाव ना हो। जैसे यह मत कहो कि खाना मम्मी बनाती है, कहो खाना माता पिता या रसोइया बनाते हैं, ताकि लिंग भेद खत्म हो सके। एनसीएफ इस पर बहुत जोर देता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हमने सीखा कि ईवीएस सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं है बल्कि बच्चे की सोच को विकसित करना है। हमें रटने से समझने की ओर जाना है और टीचर को बॉस से दोस्त बनाना है। स्क्रीन पर आपके लिए एक सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। यह सीटेट में 10 बार से ज़्यादा पूछा गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स पे। दोस्तों, इस टॉपिक में हम पैडागॉजी के उस हिस्से पर हैं जो तय करता है कि आप एक बोरिंग टीचर बनेंगे या फेवरेट टीचर। हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ को यानी टीचिंग मेथड को। ईवीएस में हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर दुनिया नहीं दिखाते बल्कि उन्हें दुनिया में ले जाकर सिखाते हैं। सीटेट में सवाल आता है कि प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छी विधि कौन सी है और कौन सी विधि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। तो हम लोग इन सभी का जवाब जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ईवीएस पढ़ाने की सबसे बेहतरीन विधि है क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप। एनसीएफ कहता है कि चारी दीवारी के अंदर पर्यावरण नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर आपको जानवर पढ़ाना है तो क्लास में हाथी की फोटो दिखाने से बेहतर है कि बच्चों को चिड़ियाघर ले जाएं। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। वे अपनी आंखों से देखते हैं कि जानवर कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं। यह अनुभव वो जीवन भर नहीं भूलते। एग्जाम टिप: अगर सवाल आए कि पौधों के बारे में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और ऑप्शन में पार्क का भ्रमण हो तो आंख बंद करके उसे टिक कर दें।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि है कहानी कथन यानी स्टोरी टेलिंग। अब आप सोचेंगे क्या क्लास 5 का बच्चा कहानी से सीखेगा? बिल्कुल। ईवीएस में कई मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं, जैसे पेड़ों की कटाई या शिकार। इन्हें हम लेक्चर देकर नहीं समझा सकते। जैसे एनसीईआरटी में अमृता देवी बिश्नोई की कहानी है, जिन्होंने पेड़ों के लिए जान दे दी। जब आप यह कहानी सुनाते हैं तो बच्चा भावुक होते हैं, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनते हैं। कहानी बच्चों की कल्पनाशीलता को भी बढ़ाती है, यानी इमेजिनेशन को भी बढ़ाता है। वे मन ही मन में उस घटना को देखने लगते हैं, यानी इमेजिन करने लगते हैं। तीसरी विधि है परियोजना विधि। इसमें हम बच्चों को छोटे छोटे टास्क देते हैं, जैसे अपने आसपास के 5 अलग अलग पेड़ों की पत्तियां इकट्ठी करो और स्क्रैप बुक बनाओ। अकेले नहीं बल्कि समूह में। जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो वे सिर्फ ईवीएस नहीं सीखते, बल्कि सहयोग और दूसरों की बात सुनना भी सीखते हैं। इसे हम पीयर लर्निंग कहते हैं। याद रखिए, प्रोजेक्ट का मकसद सजावट करना नहीं बल्कि रिसर्च करना है। पढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका है आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। यह प्राइमरी के लिए बेस्ट है। इसका सूत्र है उदाहरण से नियम की ओर। मतलब पहले परिभाषा मत रटाओ। अगर आपको प्रदूषण पढ़ाना है तो पहले बच्चों को धुएं वाली गाड़ियां दिखाओ, यानी उदाहरण दिखाओ। उनसे पूछो कि उन्हें कैसा लग रहा है, इन चर्चा करो। और अंत में बताओ कि इसे वायु प्रदूषण कहते हैं, यानी फिर नियम बताओ। सीधे परिभाषा बताना निगमन विधि है, यानी डिडक्टिव मेथड, जो बड़ी क्लास के लिए होती है, प्राइमरी के लिए नहीं। और आखिरी है चर्चा विधि। बच्चों को चुप मत रहने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। अगर आप पानी की बर्बादी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से पूछिए तुम्हारे घर में पानी कैसे बर्बाद होता है। जब बच्चे अपने अनुभव साझा करते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है और वे एक दूसरे से सीखते हैं। अब सबसे जरूरी बात, एक ईवीएस टीचर को क्या नहीं करना है। पहला, व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। क्लास में आकर सिर्फ भाषण देना प्राइमरी बच्चों के लिए जहर है, वे सो जाएंगे। दूसरा, परिभाषाएं रटाना। बच्चों को प्रकाश संश्लेषण की कठिन परिभाषा याद नहीं करानी है। और तीसरा, श्याम पट से उतारना। सिर्फ बोर्ड से कॉपी करना पढ़ाई नहीं है। एग्जाम में अगर किसी ऑप्शन में लिखा हो कि शिक्षक परिभाषा समझा रहा है तो उसे तुरंत गलत कर दें, यानी काट दें। तो दोस्तों, इस टॉपिक का निचोड़ यह है कि ईवीएस की क्लास क्लासरूम के बाहर ज़्यादा होती है। हवा, पानी, जंगल, ये सब किताबों में नहीं, असली दुनिया में है। स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। बहुत आसान है अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, गतिविधियां और प्रक्रिया कौशल। यानी ईवीएस की कक्षा में बच्चे वैज्ञानिक कैसे बनते हैं। एनसीएफ कहता है कि ईवीएस का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उनमें प्रक्रिया कौशल विकसित करना है। प्रक्रिया कौशल वे टूल्स हैं जिनका उपयोग करके बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। सीटेट में अक्सर सवाल आता है कि इनमें से कौन सा ईवीएस का कौशल है। मुख्य कौशल है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शन, और निष्कर्ष निकालना इन्फेरेंस। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहला कौशल है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। अवलोकन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, इसका मतलब है अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करके जानकारी इकट्ठा करना। जैसे बच्चा देखता है कि फूल लाल है आँख से, उसे सूंघता है नाक से, या पत्ती को छूकर देखता है तो वो खुरदरी है यानी त्वचा से। ध्यान दीजिए, अवलोकन में हम कोई फैसला नहीं लेते, बस तथ्य यानी फैक्ट जमा करते हैं। जैसे गिलास में पानी कम हो गया, यह एक अवलोकन है। अब आता है दूसरा स्टेप, निष्कर्ष निकालना यानी इन्फेरेंस। यहाँ बच्चा अपने अवलोकन के आधार पर दिमाग लगाता है। फर्क समझिए, अगर बच्चा कहता है सर पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं तो यह अवलोकन है, लेकिन अगर वह कहता है सर हवा चल रही है इसलिए पत्ते हिल रहे हैं तो यह निष्कर्ष है। एग्जाम में आपको एक स्थिति दी जाएगी
और पूछा जाएगा कि बच्चा कौन सा कौशल दिखा रहा है। अगर वो कारण बता रहा है तो वो निष्कर्ष है। तीसरी कौशल है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। चीजों को उनकी समानता या अंतर के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। जैसे आप बच्चे को बहुत सारी पत्तियां दें और कहें नुकीली पत्तियों को अलग करो और गोल पत्तियों को अलग करो, या जानवरों को उनके खाने की आदतों के आधार पर बांटो। यह कौशल बच्चों में तर्कशक्ति बढ़ाता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। चौथा कौशल है भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शन। इसका मतलब ज्योतिष विद्या नहीं है, इसका मतलब है पैटर्न देखकर अनुमान लगाना कि आगे क्या होगा। जैसे अगर मैं इस पौधे को पानी नहीं दूंगा तो क्या होगा? बच्चा कहेगा यह सूख जाएगा, या काले बादल है तो बारिश होगी। यह कौशल बच्चों को भविष्य के परिणामों के बारे में सोचना सिखाता है। अब बात करते हैं प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंटेशन की। प्राथमिक स्तर पर प्रयोग का मकसद नए नियम खोजना नहीं, बल्कि जिज्ञासा शांत करना है। एनसीईआरटी का सबसे फेमस प्रयोग है तैरना और डूबना यानी फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। आप कक्षा में एक पानी का टब रखिए, बच्चों से कहिए कि अलग अलग चीजें जैसे चम्मच, पानी, पत्थर पानी में डालें। बच्चे देखेंगे कि लोहे की कील डूब जाती है लेकिन लोहे का बड़ा जहाज तैरता है, या फिर एक नींबू सादे पानी में डूब जाता है लेकिन नमक वाले पानी में तैरता है। यह जादू नहीं, विज्ञान है। अंत में ईवीएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्स। क्या सारी जानकारी सिर्फ टीचर के पास है? नहीं। अगर आपको खेती पढ़ाना है तो किताब पढ़ने से बेहतर है किसी स्थानीय किसान को क्लास में बुलाएं या बच्चों को खेत पर ले जाएं। अगर पुराने जमाने की बात करनी है तो बच्चों की दादी और नानी सबसे अच्छा संसाधन है। सीटेट में सवाल आता है कि एक शिक्षक कुम्हार के पास बच्चों को क्यों ले जाता है? जवाब है ताकि बच्चे मिट्टी का काम देख सके और श्रम के प्रति सम्मान सीख सके। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हमने सीखा कि ईवीएस रटने की नहीं बल्कि आंखें खोलकर देखने और दिमाग लगाने का विषय है। स्क्रीन पर आपके लिए एक बहुत ट्रिकी सवाल है। बच्चा कह रहा है सूर्य ने पानी पी लिया। यह उसका अवलोकन है या उसका निष्कर्ष? अपना जवाब कमेंट में दीजिएगा। अब बारी है नेक्स्ट टॉपिक की, आकलन यानी असेसमेंट की, यानी सीसी और पोर्टफोलियो क्या बला है। यह एक टेक्निकल टॉपिक है जिसको हम लोग डिकोड करेंगे। सीसी यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। अक्सर हमें लगता है कि मूल्यांकन का मतलब है परीक्षा लेना और नंबर देना, लेकिन सीटेट में अगर आपने ऐसा सोचा तो नंबर कट जाएंगे। सीसीई के दो शब्द हैं, सतत और व्यापक। सतत यानी कंटिन्यूअस, व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। सतत यानी मूल्यांकन साल के अंत में एक बार नहीं बल्कि हर दिन हर क्लास में होना चाहिए। और व्यापक यानी सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि खेल, संगीत और व्यवहार का भी आकलन होना चाहिए। हमारा मकसद बच्चों को जज करना नहीं बल्कि उसमें सुधार करना है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 नंबर पक्के हैं। आकलन 2 तरह का होता है और इसमें स्टूडेंट्स हमेशा फंसते हैं। इसे एक बावर्ची के उदाहरण से समझते हैं। पहला, सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब बावर्ची खाना बनाते समय सूप चखता है कि नमक सही है या नहीं तो वो सुधार कर रहा है। इसे कहते हैं रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। यह पढ़ाई के दौरान होता है। ईवीएस में हमें यही करना है। दूसरा, सीखने का आकलन इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब खाना मेहमान के पास चला गया और उसने खाकर कहा नमक कम है तो अब सुधार नहीं हो सकता। यह योगात्मक आकलन है यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट। यह साल के अंत में होता है। याद रखिए, सीटेट में हमें फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन पर जोर देना है। अब बात करते हैं आकलन के औजारों की। शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार है पोर्टफोलियो। यह एक ऐसा फोल्डर या फाइल होती है जिसमें साल भर का बच्चे का काम रखा जाता है। उसकी ड्राइंग, उसकी अच्छी लिखावट, यहाँ तक कि उसकी गलतियाँ भी। क्यों? ताकि हम देख सकें कि बच्चे ने प्रगति कैसे की है। पोर्टफोलियो बच्चे के विकास की पूरी तस्वीर दिखाता है।
अगर एग्जाम में सवाल आए कि बच्चे के क्रमिक विकास को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो जवाब होगा पोर्टफोलियो। दूसरा महत्वपूर्ण टूल है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड। यह एक डायरी जैसा होता है जहां टीचर बच्चे के जीवन की विशिष्ट घटनाओं को नोट करता है। यह सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं होता, यह बच्चे के व्यवहार, कौशल और व्यक्तित्व के बारे में होता है। जैसे आज रोहन ने क्लास में बहुत अच्छा सवाल पूछा या आज उसने झगड़ा किया। यह रिकॉर्ड हमें बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक पक्ष को समझने में मदद करता है। ध्यान रहे, इसमें हम बच्चे को जज नहीं करते, बस घटना को ज्यों का त्यों लिखते हैं। कभी कभी हमें जल्दी आकलन करना होता है। चेकलिस्ट में हम बस हाँ या नहीं देखते हैं। जैसे क्या बच्चे ने नक्शे में दिल्ली पहचाना, हाँ या नहीं। लेकिन रूब्रिक्स थोड़ा एडवांस होता है। इसमें हम कितना अच्छा किया यह देखते हैं। यह बच्चे को फीडबैक देने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पहले से तय होता है कि किस चीज़ के कितने नंबर मिलेंगे। ईवीएस में हम इनका उपयोग प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए करते हैं। आकलन का एक तरीका है प्रश्न पूछना। लेकिन कैसे प्रश्न? ईवीएस में हमें मुक्त अंत वाले यानी ओपन एंडेड प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसे प्रश्न जिनका कोई एक रटा रटाया जवाब न हो। जैसे पत्तियां हरी क्यों होती है, यह रटने वाला सवाल है, लेकिन अगर पेड़ों के पत्ते न होते तो क्या होता, यह सोचने वाला सवाल है। इसे अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। हमें बच्चे की कल्पना शक्ति को खोलना है, उसे तोता नहीं बनाना। तो दोस्तों, यह था आकलन का पूरा कंसेप्ट। याद रखना, बावर्ची जब खाना चखता है तो सुधार हो सकता है यानी फॉर लर्निंग, लेकिन मेहमान जब खाते हैं तो फैसला होता है यानी ऑफ लर्निंग। स्क्रीन पर एक सवाल है, अगर आपने बावर्ची वाला उदाहरण समझा है तो इसका जवाब आप सेकंड में दे देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, शिक्षण सहायता सामग्री यानी टीएलएम और ईवीएस की समस्याएं पर। इस टॉपिक में हम बात करेंगे टीचर के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम की, टीएलएम यानी शिक्षण सहायता सामग्री। क्या ईवीएस सिर्फ बोलकर पढ़ाई जा सकती है? नहीं, क्योंकि बच्चे सुनकर कम और देखकर या छूकर ज़्यादा सीखते हैं। टीएलएम का मकसद क्लास को सजाना नहीं, बल्कि मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान बनाना है। अगर आप पहाड़ पढ़ा रहे हैं तो क्लास में पहाड़ तो नहीं ला सकते, लेकिन उसका मॉडल या वीडियो जरूर ला सकते हैं। यही टीएलएम है। टीएलएम 3 तरह के होते हैं, लेकिन सीटेट में सबसे ज़्यादा सवाल चौथे प्रकार पर आते हैं, जिसे हम वास्तविक या वास्तविक वस्तुएं कहते हैं। पहला, दृश्य, जिसे सिर्फ देख सकते हैं जैसे नक्शा। दूसरा, श्रव्य, ऑडियो, जिसे सिर्फ सुन सकते हैं जैसे रेडियो। यह उन बच्चों के लिए वरदान है जो देख नहीं सकते, यानी विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए। तीसरा है दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल, जैसे टीवी या वीडियो। यह सबसे प्रभावी है क्योंकि इसमें 2 इंद्रियां, कान और आंख, एक साथ काम करती हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे बेस्ट टीएलएम है जो असली हो। क्लास में प्लास्टिक का फूल लाने से बेहतर है कि आप बगीचे से असली फूल ले आएं। अब आते हैं पाठ्य पुस्तक पर यानी टेक्स्ट बुक पर। क्या एक शिक्षक को सिर्फ किताब से पढ़ाना चाहिए? एनसीएफ कहता है बिल्कुल नहीं। किताब सीखने का एक संसाधन है, एकमात्र संसाधन नहीं। एक अच्छी ईवीएस की किताब वो है जिसमें परिभाषाएं ना हो, भाषा बच्चों की आम बोलचाल वाली हो, न कि भारी भरकम हिंदी अंग्रेजी वाली। और सबसे जरूरी, उसमें रटने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए जगह हो। अगर प्रश्न आए कि शिक्षक ने किताब के बाहर से उदाहरण दिया तो क्या उसने गलत किया? तो नहीं, उसने बिल्कुल सही किया। ईवीएस पढ़ाना इतना आसान भी नहीं है। एक टीचर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे। किसी की मातृभाषा हिंदी है, किसी की कुछ और। एक ही तरीके से सबको नहीं पढ़ाया जा सकता। दूसरी समस्या है संसाधनों की कमी। कई स्कूलों में मैप या ग्लोब तक नहीं होते,
ऐसे में टीचर को अपनी रचनात्मक का इस्तेमाल करके कबाड़ से जुगाड़ बनाना पड़ता है, यानी लो कॉस्ट टीएलएम। अगर कोई बच्चा बार बार फेल हो रहा है या समझ नहीं पा रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे? नहीं, हम डॉक्टर वाला तरीका अपनाएंगे। पहला, निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबसे पहले हम कारण का पता लगाएंगे कि बच्चे को दिक्कत कहाँ से है, इसे निदान कहते हैं। और दूसरा, उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग। कारण पता चलने के बाद हम उसे दोबारा नई तरीके से पढ़ाएंगे ताकि वो कमी दूर हो जाए, इसे उपचार कहते हैं। याद रखना, पहले निदान यानी डायग्नोसिस, फिर उपचार यानी रेमेडी। यह क्रम एग्जाम में पूछता है। आखिरी और सबसे संवेदनशील मुद्दा, समावेशी शिक्षा। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा देख नहीं सकता यानी विजुअली इम्पेयर्ड, तो आप ईवीएस कैसे पढ़ाएंगे? आप स्पर्शनीय सामग्री यानी टेक्टाइल मटेरियल्स का उपयोग करेंगे, जैसे उभरे हुए नक्शे या असली वस्तुएं जिन्हें वो छू सके। आप अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएंगे। अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो आप चार्ट और इशारों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। एक ईवीएस टीचर कभी भी किसी बच्चे को क्लास से बाहर नहीं निकालता, बल्कि अपने पढ़ाने का तरीका बदल लेता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी पेडागोजी की थ्योरी पूरी हुई। हमने एनसीएफ से लेकर टीएलएम तक सब कुछ कवर कर लिया। स्क्रीन पर सवाल है जो भी हम लोगों ने टॉपिक ख़त्म किया है उससे रिलेटेड, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। अगर आपने ये पेडागोजी के सारे टॉपिक्स को कर लिया, नहीं समझ लिया, तो पेडागोजी के 15 में से 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए हम पेडागोजी की थ्योरी से निकलकर एनसीईआरटी की दुनिया में चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ईवीएस कंटेंट वाले पार्ट को हम 6 थीम में पढ़ेंगे, यानी कि 6 थीम्स में पढ़ेंगे। तो हमारी पहली और सबसे बड़ी थीम है परिवार और मित्र। इस थीम के अंदर 4 उप थीम्स आते हैं। पहला, संबंध यानी रिलेशनशिप्स। दूसरा, कार्य और खेल यानी वर्क एंड प्ले। तीसरा, जानवर यानी एनिमल्स। और चौथा, पौधे यानी प्लांट्स। तो चलिए हम इन चारों को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले मिलते हैं नंदू हाथी से। सीटेट में हाथियों का कथन वाले प्रश्न आते हैं। याद रखने वाले पॉइंट्स। पहला, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा जाता है। दूसरा, इतना भारी होने के बाद भी यह बहुत कम सोता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे। तीसरा, हाथियों के झुंड, जिसको हर्ड कहते हैं, में केवल हाथनियाँ और बच्चे होती है। झुंड की नेता हमेशा सबसे बुजुर्ग हाथिनी होती है। नर हाथी यानी कि मेल एलिफेंट जैसे ही 14-15 साल के होते हैं वे झुंड छोड़ देते हैं। और हाँ, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। ये आंकड़े घोड़ के पी जाइए। अब मिलिए प्रकृति की सबसे आलसी जीव से, स्लॉथ। यह दिखता भालू जैसा है पर भालू नहीं है। यह दिन के 24 घंटों में से 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। इसकी औसत उम्र 40 साल होती है और इस पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पैरों पर ही घूम पाता है। यह इतना आलसी है कि हफ्ते में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। अब बात करते हैं बाघ की। बाघ की मूछें बहुत संवेदनशील होती है। ये हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे अंधेरे में भी शिकार की सही स्थिति पता चल जाती है। बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। और एक खास बात, बाघ के शरीर पर जो काली पीली धारियां होती है वो हर बाघ की अलग अलग होती है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स। पक्षियों में 2 सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं। पहला, वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है? तो जवाब है मैना। और दूसरा, वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है? जवाब है उल्लू। उल्लू की आंखें हमारी तरह सामने की ओर होती है। घोंसलों पर एक नजर डालते हैं। कौवा, यह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और इसमें लोहे के तार भी इस्तेमाल करता है। कोयल, यह बहुत चालाक है, अपना घोंसला नहीं बनाती
यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और बेचारा कौवा उन्हें अपने अंडे समझकर सेता है। दर्जिन चिड़िया यानी टेलर बर्ड, जैसा नाम वैसा काम। यह अपनी चोंच से पत्तों को सींचकर घोंसला बनाती है। वीवर पक्षी, इसमें नर यानी मेल कई सुंदर घोंसले बनाता है और मादा यानी फीमेल सबसे अच्छा घोंसला चुनकर उसमें अंडे देती है। अब चलते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेचाहा गांव, जहां की अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है। उन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू किया यानी एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। सीटेट के लिए याद रखें, मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए बेस्ट है। मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत पसंद है जो फरवरी में खिलते हैं। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है और बाकी वर्कर मक्खियां होती है जो दिन भर काम करती है। नर मक्खी का छत्ते में कोई खास काम नहीं होता। मधुमक्खियों की तरह चींटियां, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। इनमें भी रानी अंडे देती है और सिपाही रक्षा करते हैं। सवाल आता है, इनमें से कौन सा जानवर समूह में नहीं रहता? अक्सर ऑप्शन में मकड़ी होता है। तो याद रखना, मकड़ी अकेले रहती है, ग्रुप में नहीं। रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े का एक ही डायलॉग याद रखना है, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूं। यह लाइन सीधी एग्जाम में आती है। रेगिस्तानी ओक, पौधों में सबसे महत्वपूर्ण है रेगिस्तानी ओक। ध्यान दें, यह राजस्थान में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती है, तब तक जब तक पानी तक न पहुंच जाए। इसका पानी तने में जमा होता रहता है। जब इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग तने में पतला पाइप डालकर पानी पी लेते हैं। दूसरा है निपेंथिस या घटपर्णी। इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं। यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी। इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसमें से एक खास खुशबू निकलती है। ध्यान रहे, आवाज नहीं निकलती, जो कीड़ों को बुलाती है। जैसे ही कीड़ा बैठता है ढक्कन बंद हो जाता है और पौधा उसे खा जाता है। यह पौधा नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ऐसा करता है। खेजड़ी और बरगद, खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है। इसकी लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता और इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। बरगद के पेड़ में जो रस्सियां लटकती दिखाई देती है वह टहनियां नहीं बल्कि जड़ें हैं। ये जड़ें जमीन तक पहुंचकर पेड़ को खंभे की तरह सहारा देती है। थीम के आखिरी हिस्से में मिलते हैं कर्नम मल्लेश्वरी से। यह एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं और यह एक बार में 130 किलो तक वजन उठा सकती है। इनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। तो ये थी फैमिली एंड फ्रेंड्स की पूरी थीम। हमने हाथी से लेकर ओक तक सब कवर कर लिया। अगर आपने ध्यान से सुना है तो स्क्रीन पर दिए गए सवाल का जवाब कमेंट्स में जरूर दें। यह सवाल सीटेट में 5 बार से ज़्यादा पूछा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी थीम की ओर, सबसे स्वादिष्ट थीम यानी भोजन, फूड। सीटेट में हर साल एक सवाल आता है, मिलान करो, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ राज्य का नाम, दूसरी तरफ वहाँ का खाना। हम इस थीम में कश्मीर से लेकर केरल तक और हांगकांग तक की थाली चेक करेंगे। साथ ही डॉक्टर ब्यूमोंट के साथ पेट के अंदर भी झांकेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं भारत के बाहर हांगकांग। वहाँ के लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ सांप से बनी डिश को लिंग हु फेन कहते हैं। यह नाम ध्यान रखिएगा। अब आते हैं भारत में कश्मीर। कश्मीर में बहुत ठंड होती है, इसलिए वहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। सरसों की तासीर गर्म होती है। याद रखना, कश्मीर इज इक्वल टू सरसों का तेल। अब चलते हैं समुद्र किनारे गोवा।
गोवा में नारियल बहुत होता है, इसलिए वहाँ नारियल का तेल में बनी समुद्री मछली खाई जाती है। एग्जामिनर आपको फंसाएगा, वो पूछेगा नारियल के तेल में मछली कहाँ खाते हैं। अगर आपने कश्मीर लगाया तो नंबर गया। केरल की बात करें तो वहाँ दो चीज़ें बहुत फेमस है। पहला, घर के आंगन में लगे नारियल के पेड़, और दूसरा जमीन के नीचे उगने वाला टैपियोका। इसे कप्पा या कसावा भी कहते हैं। केरल के लोग उबले हुए टैपियोका को नारियल की करी के साथ खाते हैं। टैपियोका साबूदाने जैसा होता है, लेकिन जड़ के रूप में। खाना सिर्फ डिश नहीं, पौधे का हिस्सा भी है। यहाँ से एक सवाल पक्का है। फूल यानी फ्लावर्स। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है, केरल में केले के फूलों की, और महाराष्ट्र में सहजन के पकौड़े बनते हैं। सहजन यानी ड्रम स्टिक। जड़ यानी रूट, मूली, गाजर और चुकंदर जड़ें हैं। तना यानी स्टेम। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। आलू एक तना है, जड़ नहीं, यानी पोटैटो का हम स्टेम खाते हैं, जड़ नहीं। उसी तरह प्याज और अदरक भी तना है। याद रखिए, जो जमीन के अंदर है वह हमेशा जड़ नहीं होता। अब पेट के अंदर चलते हैं। यह कहानी है 1822 की। एक फौजी था, मार्टिन, जिसे पेट में गोली लगी। वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसके पेट में एक छेद रह गया। डॉक्टर ब्यूमेंट ने उस छेद से पेट के अंदर झांका और कई प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि हमारे पेट का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट में जो पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, यानी एसिडिक। और खाना पेट के अंदर जल्दी पचता है, लेकिन अगर वही रस निकलकर बाहर गिलास में रखे तो पचने में बहुत समय लगता है। इसका मतलब पेट खाने को मथता है, जिससे पाचन तेज होता है। दोस्तों, हमारी थाली में जो सब्जियां हैं वो सब भारतीय नहीं है। एनसीईआरटी में एक कविता है, आलू मिर्ची चाय जी, उसे याद करते हैं। मिर्ची, आलू और टमाटर 7 समुंदर पार यानी दक्षिण अमेरिका से आए हैं। पुर्तगाली व्यापारी इन्हें लाए थे। गोभी और मटर आए हैं यूरोप से। भिंडी और कॉफी आई है अफ्रीका से। सोयाबीन आई है चीन से। तो देसी क्या है? बैंगन, मूली, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, ये सब शुद्ध भारतीय है। एग्जाम में ऑप्शन आएगा, इनमें से कौन भारतीय नहीं है, तो ध्यान से जवाब दीजिएगा। खाना बचाना भी जरूरी है। आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में मामिडी तंद्रा यानी कि आम पापड़ बनाया जाता है। इसे बनाने में 4 हफ्ते लगते हैं। पके हुए आम के गुद्दे में गुड़ और चीनी मिलाकर चटाई पर परत दर परत धूप में सुखाया जाता है। एक और सवाल, दादी माँ अचार भरने से पहले कांच की शीशियों को धूप में क्यों सुखाती है? ताकि शीशे के अंदर की नमी पूरी तरह खत्म हो जाए। अगर थोड़ी भी नमी रह गई तो अचार खराब हो जाएगा, उसमें फफूंद लग जाएगी। इस थीम की आखिरी टॉपिक, अगर किसी को चक्कर आते हैं तो खून की कमी है, तो उसे एनीमिया है। यह आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। दिल्ली के स्कूलों में यह बहुत आम है। इसका इलाज दवाइयाँ नहीं बल्कि भोजन है। डॉक्टर सलाह देते हैं गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। यह सीटेट का फेवरेट सवाल है। तो दोस्तों, इस थीम में हमने भरपेट पढ़ाई कर ली। कश्मीर की मछली से लेकर पेट के एसिड तक सब समझ लिया। स्क्रीन पर सवाल है आयरन के स्रोतों पर। इसका सही जवाब कमेंट्स में लिखें। अब हम लोग ईवीएस की तीसरी थीम, आश्रय यानी शेल्टर यानी आवास के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि असम के घर बांस के खंभों पर क्यों होते हैं, जबकि राजस्थान के घर मिट्टी के? इसका सीधा संबंध है जलवायु से यानी क्लाइमेट से। जहां जैसा मौसम वहां वैसा घर। सीटेट में हर बार एक सवाल आता है जहां आपको राज्य और वहां के घर की विशेषताओं को मिलाना होता है। इस थीम को पढ़ने से
1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए भारत भ्रमण पर निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पूर्वोत्तर भारत, असम में। यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए घर जमीन पर नहीं बनाए जाते। यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। ये घर बांस के मजबूत खंभों पर टिके होते हैं, इसलिए बांस को गरीब का टिम्बर भी कहते हैं। घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं ताकि बाढ़ का पानी घर के अंदर ना आए। याद रखना, 10 से 12 फीट की ऊंचाई और बांस के खंभे बराबर असम। अब चलते हैं पहाड़ों में। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश। यहाँ बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है, इसलिए यहाँ का घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। सबसे खास बात है यहाँ की छतें, जो ढालू होती है यानी स्लोपिंग, ताकि बर्फ और पानी छत पर रुके नहीं बल्कि नीचे फिसल जाए। अक्सर छात्र लद्दाख और मनाली में कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, मनाली में छतें ढालू होती है जबकि लद्दाख में समतल। अब आते हैं सीटेट के ईवीएस कंटेंट के सबसे फेवरेट टॉपिक पर, लेह, जो कि लद्दाख में है। इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं यानी कोल्ड डेजर्ट। यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। पत्थरों पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। ये घर अक्सर 2 मंजिला होते हैं यानी 2 फ्लोर का। पहला निचली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर, इसमें कोई खिड़की नहीं होती। यहाँ जानवर और ज़रूरी सामान रखा जाता है। वहाँ का जानवर जैसे याक, बकरी। बहुत ज़्यादा ठंड होने पर परिवार भी नीचे आ जाता है। ऊपरी मंजिल, यहाँ लोग रहते हैं। फर्श लकड़ी का होता है और छत भी लकड़ी के मोटे तनों से बनी होती है। लद्दाख के घरों में छत सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ छतें समतल होती है, ढालू नहीं। गर्मियों की तेज धूप में लोग यहाँ लाल मिर्च, सीताफल, मक्का और धान सुखाते हैं, क्योंकि सर्दियों में जब तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और सब जम जाता है, तब ताज़ी सब्जियां नहीं मिलती। तब यही सूखी सब्जियां उनके काम आती हैं। अब चलते हैं गर्मी वाले इलाके में, राजस्थान। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा। लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती है ताकि बाहर की धूप अंदर ना आ सके और घर ठंडा रहे। दीवारों को मिट्टी से लीपकर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों जैसे कीकर से बनाई जाती है। एक बहुत जरूरी सवाल, यहाँ आंगन और फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है? तो सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि कीड़ों को दूर रखने के लिए। यह पॉइंट जरूर नोट करें। अब चलते हैं धरती के स्वर्ग कश्मीर। यहाँ पर्यटक हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं, जो 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनकी छतों पर लकड़ी की एक खास नक्काशी होती है, जिसे खतबंद कहते हैं। यह जिगसॉ पहेली जैसी दिखती है, लेकिन स्थानीय लोग जिस तैरते हुए घर में रहते हैं उसे डोंगा कहते हैं। यह डल झील और झेलम नदी में आम है। कश्मीर के पुराने पत्थर और लकड़ी के घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं, जो बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब या मेहराब कहते हैं। लद्दाख में ही 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक चांगपा जनजाति रहती है। ये घुमंतू लोग हैं जो पश्मीना बकरियां पालते हैं। इनके खास टेंट को रेबो कहते हैं। यह टेंट कपड़े की नहीं बल्कि याक के बालों की बनी पट्टियों को सिलकर बनाया जाता है। यह इतना मजबूत और गर्म होता है कि बर्फीली हवाओं को भी रोक लेता है। टेंट को लगाने से पहले जमीन में 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने की एक जगह होती है, जिसे लेखा कहते हैं। इसकी दीवारें पत्थरों की बनी होती है। दिल्ली और शहरों के घर। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जगह की कमी है, इसलिए वहाँ बहुमंजिला इमारतें और लिफ्ट वाले घर होते हैं। एनसीईआरटी में एक कहानी है चेतन दास की, जो विभाजन के समय पाकिस्तान के डेरा गाजी खान से भारत आए थे। उन्होंने पहले सोहना गांव, जो हरियाणा में है, में मिट्टी का घर बनाया, फिर समय के साथ ईंट और सीमेंट का पक्का घर।
यह कहानी बदलते घर और समय का प्रतीक है। इग्लू। बर्फीले क्षेत्रों में एस्किमो लोग इग्लू बनाते हैं। यह बर्फ के ब्लॉक से बनता है। विज्ञान यह है कि बर्फ की दीवारों के बीच फंसी हुई हवा कुचालक का काम करती है और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, जिससे अंदर गर्माहट रहती है। तो दोस्तों, हमने इस थीम में लगभग भारत के हर कोने के घर को देख लिया, असम के बांस से लेकर कश्मीर के डोंगे तक। स्क्रीन पर आपके लिए एक सवाल है। यह सीटेट का ट्रिकी सवाल है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट गलत है। ध्यान से पढ़कर कमेंट में सही जवाब दें। तो बढ़ते हैं हम लोग चौथी थीम के तरफ, यानी जल। पानी यानी जल सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, इसका अपना एक इतिहास और विज्ञान भी है। इस थीम में हम जानेंगे कि कैसे 650 साल पहले लोग पानी बचाते थे, दुनिया का वो कौन सा सागर है जिसमें कोई डूब नहीं सकता, और मच्छरों के पेट में झांकने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ये सभी टॉपिक्स एनसीईआरटी कक्षा 5 की किताब पानी का प्रयोग और पानी रे पानी से लिए गए हैं। इतिहास के पन्नों से राजस्थान के जैसलमेर में एक प्रसिद्ध तालाब है, घर सी सर। सर का मतलब होता है तालाब। इसे राजा घरसी ने 650 साल पहले बनवाया था। इसकी इंजीनियरिंग कमाल की थी। यह 9 तालाबों का एक समूह था जो आपस में जुड़े हुए थे। जब बारिश से एक तालाब भर जाता था तो एक्स्ट्रा पानी बहकर नीचे बने दूसरे तालाब में चला जाता, फिर तीसरे में। इस तरह 9 के 9 तालाब भर जाते थे और साल भर पानी की कमी नहीं होती थी। आज अफसोस की बात यह है कि यह सिस्टम बर्बाद हो गया है। 1000 साल पहले एक यात्री भारत आया था, जिसका नाम था अल बिरूनी। यह उज्बेकिस्तान से आया था। उसने अपनी किताब में लिखा, भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। वे पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के किनारे बड़े बड़े चबूतरे बनाते हैं। उसने यह भी देखा कि भीड़ को संभालने के लिए उतरने और चढ़ने की सीढ़ियां अलग अलग होती हैं। सीटेट में सवाल आता है कि अल बिरूनी किस देश से आया था? जवाब है उज्बेकिस्तान। पुराने जमाने में पानी बचाने का एक और तरीका था, बावड़ी यानी स्टेपवेल। इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इसमें रस्सी डालकर बाल्टी ऊपर नहीं खींचते थे, बल्कि लोग खुद सीढ़ियों से उतरकर पानी तक पहुंचते थे। यह सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि लोगों के मिलने जुलने की जगह भी थी। आजकल बोरिंग और नल आने से बावड़ियां सूख गई है, लेकिन जल संरक्षण के लिए इन्हें फिर से याद किया जा रहा है। पानी से जुड़े रिवाज। हमारे देश में पानी सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि संस्कृति है। उत्तराखंड में एक प्यारा सा रिवाज है। शादी के बाद जो नई दुल्हन गांव में आती है, वह वहां के झरने या तालाब पर जाकर पूजा करती है और सिर झुकाती है। यह दिखाता है कि हम जल स्रोतों का कितना सम्मान करते हैं। अब विज्ञान की बात करते हैं। क्या कोई सागर ऐसा है जिसमें आपको तैरना न भी आता हो तो फिर भी आप नहीं डूबेंगे? जी हाँ, वह है मृत सागर, डेड सी। यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। इतना ज़्यादा नमक होने के कारण पानी बहुत गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इंसान इसमें लकड़ी के पट्टों की तरह तैरता रहता है। याद है नींबू वाला प्रयोग? सादे पानी में नींबू डूब जाता है, लेकिन नमक वाले पानी में तैरता है। वही विज्ञान यहाँ भी है। अब मिलते हैं एक और वैज्ञानिक से, रोनाल्ड रॉस। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए इन्होंने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। उन्होंने मच्छर के पेट को चीरकर माइक्रोस्कोप से देखा। उन्होंने पाया कि यह बीमारी एक खास मच्छर, मादा एनाफिलीज से होती है, जो भूरे रंग की होती है और जिसके पंखों पर छींटें होती हैं। इस खोज के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। मरते वक्त उन्होंने कहा था, मैं कुछ नया ढूंढ लूंगा। मलेरिया की दवा बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जा रही है।
पहले लोग छाल को उबालकर पीते थे, अब इससे गोलियां यानी क्विनैन बनती है। बचाव कैसे करें? मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है पानी में मिट्टी का तेल या ऑयल डाल दें। इससे क्या होता है? तेल पानी के ऊपर एक परत बना लेता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन नहीं जा पाती और मच्छर के बच्चे मर जाते हैं। पानी और नमक से जुड़ी आज़ादी की एक कहानी भी है, दांडी यात्रा, जो 1930 में। दांडी यात्रा 1930 की घटना। अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी और भारी टैक्स भी लगा दिया था। गांधी जी ने कहा, जो चीज़ कुदरत ने हमें दी है उस पर बंदिश कैसी? उन्होंने अहमदाबाद से दांडी तक पैदल यात्रा की और समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि नमक हमारी आज़ादी का प्रतीक भी है। हमने पानी की बूंद बूंद में छिपा ज्ञान बटोरा। अल बिरूनी के इतिहास से लेकर रोनाल्ड रॉस के विज्ञान तक। स्क्रीन पर सवाल है मृत सागर के बारे में। सही कारण चुनकर कमेंट करें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं ईवीएस की 5वीं थीम की तरफ, यानी यात्रा पर। यह थीम थोड़ा अलग है। इस थीम में सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि गणित और मैप भी सॉल्व करेंगे। हम जानेंगे कि अंतरिक्ष में बाल खड़े क्यों रहते हैं, पेट्रोल जमीन के नीचे कैसा दिखता है और ट्रेन की टिकट देखकर सही जानकारी कैसे निकालनी। तो इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले सवाल यहीं से आएंगे। शुरुआत करते हैं पृथ्वी के बाहर से। सुनीता विलियम्स की कहानी। जब वे स्पेसशिप में थी तो एक जगह बैठ नहीं सकती थी, बस तैरती रहती थी। वहां पानी भी गिलास में नहीं टिकता, बुलबुलों की तरह उड़ता है। मुंह धोने के लिए उन्हें इन बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करना पड़ता था। सबसे मजेदार बात, वहां कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण बाल हमेशा ऊपर खड़े रहते हैं। एनसीईआरटी में एक और नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे 1969 में। अब धरती पर लौटते हैं, सबसे ऊंची चोटी पर। मिलिए बछेंद्री पाल से, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की 5वीं महिला बनी। इन्होंने 23 मई को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर कदम रखा। याद रखने वाले पॉइंट्स। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। पहाड़ चढ़ते समय ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है सबसे पीछे चलना और जो थक जाए उसका सामान उठाकर मदद करना। अब हम यात्रा करते हैं गाड़ियों से, और गाड़ियां पीती है तेल। एनसीईआरटी पूछती है, जमीन के नीचे से तेल कैसा निकलता है? जवाब है गाढ़ा, बदबूदार और गहरे रंग का। इसे हम काला सोना भी कहते हैं। फिर इसे सफाई के लिए रिफाइनरी भेजा जाता है, जहां इससे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन अलग किए जाते हैं। याद रखें, तेल सीमित है, यह लाखों सालों में बनता है। इसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए पोस्टर पर लिखा होता है तेल का भंडार सीमित है, इसे सोच समझकर खर्च करें। अब आते हैं एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पर। सीटेट में आपको एक टिकट की जानकारी दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जानकारी टिकट पर नहीं होती। ध्यान से सुनिए। एक आरक्षित काउंटर टिकट पर ट्रेन नंबर, तारीख, किराया, दूरी और आपकी सीट का नंबर लिखा होता है, लेकिन अक्सर यात्रियों का नाम उस पर नहीं लिखा होता। यह चार्ट में होता है। टिकट पर एक पीएनआर नंबर होता है। पीएनआर का फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यह भी पूछा जा सकता है। ईवीएस में 1-2 सवाल गणित के आते हैं जो बहुत आसान होते हैं। आपको औसत चाल निकालनी होती है। बस एक ही सूत्र याद रखें, कुल दूरी को कुल समय से भाग दे दो। लेकिन सावधान, ट्रेन वाले सवालों में समय निकालना ट्रिकी होता है। ट्रेन अक्सर एक दिन चलकर अगले दिन पहुंचती है। इसके लिए आपको 24 घंटे वाली घड़ी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर ट्रेन 16 बजे
चली और अगले दिन 8 बजे पहुंची तो समय कैसे गिनेंगे? 16 से रात 24 तक हुए 8 घंटे और अगले दिन के 8 घंटे, कुल समय हो गया 16 घंटे। बस अब दूरी को 16 से भाग दे दो। अब मैप का एक सवाल पक्का करें। पूछा जाता है अरब सागर के किनारे कौन से राज्य हैं? मैप के बाईं तरफ है अरब सागर। यहाँ 5 राज्य हैं, ऊपर से नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और दाईं तरफ यानी ईस्ट में बंगाल की खाड़ी। यहाँ 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। एक ट्रिक याद रखें, पूर्व के लिए यानी ईस्ट के लिए बोट BOAT, B फॉर बंगाल, O फॉर ओडिशा, A फॉर आंध्र प्रदेश और T फॉर तमिल यानी तमिलनाडु, यानी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। एक सवाल आता है, अगर आप दिल्ली में हैं तो जयपुर और भोपाल किस दिशा में है? इसे हल करने के लिए मैप पर दिल्ली के ऊपर एक प्लस का निशान बनाएं। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। जयपुर दिल्ली के नीचे और बाएं तरफ यानी दक्षिण पश्चिम। भोपाल दिल्ली के ठीक नीचे है यानी दक्षिण। मैप को रटने की जरूरत नहीं, बस विजुअलाइज करना सीखो। तो दोस्तों, इस थीम में हमने अंतरिक्ष की सैर भी की और मैप पर भारत भ्रमण भी। ट्रेन की टिकट और स्पीड वाले फॉर्मूले को एक बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर कर लें। स्क्रीन पर सवाल है, गोवा से केरल जाते समय कौन सा सागर मिलता है? और NCERT के अनुसार इस रास्ते में कितनी सुरंगें हैं? कमेंट में जवाब दें। अब बारी है अंतिम और छठी थीम की, हम चीजें कैसे बनाते हैं। इस थीम में हम जानेंगे कि एक शॉल को बनाने में 250 घंटे क्यों लगते हैं, मिजोरम में खेती के लिए लॉटरी क्यों निकाली जाती है और अंधे लोग 6 बिंदुओं को छूकर कैसे पढ़ लेते हैं। इस थीम से 1 से 2 सवाल रहते ही हैं, तो चलिए ये नंबर पक्के करते हैं। शुरुआत करते हैं लद्दाख की पश्मीना शॉल से। यह दुनिया भर में मशहूर है। याद रखें, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है, लेकिन यह बहुत पतली होती है। जिन बकरियों से यह ऊन मिलती है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। इनका बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल मिलाकर आपके एक बाल के बराबर होंगे। इतनी बारीक होने के कारण इसे मशीनों से नहीं बुना जा सकता। इसे हाथ से बुनने में एक बुनकर 250 घंटे लगते हैं। सोचिए कितनी मेहनत का काम है। अब चलते हैं दक्षिण भारत, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में। यह पहले आंध्र प्रदेश में था। यहाँ के मुख्तारपुर गांव के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। यहाँ की खास बुनाई को पोचमपल्ली या इकत कहते हैं। यह एक बहुत पुरानी कला है, लेकिन अब खतरे में है क्योंकि धागा महंगा हो गया है और युवा शहर जा रहे हैं। सीटेट में सवाल आता है, पोचमपल्ली किस राज्य का हिस्सा है? तो जवाब होगा तेलंगाना। अब आते हैं बिहार। यहाँ त्योहारों पर घर की दीवारों और आंगन में एक खास चित्रकला बनाई जाती है, मधुबनी पेंटिंग। इसकी खासियत इसके रंग है। यह पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है। रंग भी नेचुरल होते हैं, जैसे नील, हल्दी और फूलों का रस। इन चित्रों में आपको हमेशा प्रकृति दिखेगी, इंसान, जानवर, पेड़, सूरज और मछलियाँ। खाली जगहों को भरने के लिए फूल पत्तियों का इस्तेमाल होता है। खेती का सबसे अनोखा तरीका झूम खेती, जो मिजोरम में होती है। इसे ध्यान से सुनिए, इस पर बहुत सवाल आते हैं। पहला, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि वो फिर से उपजाऊ हो जाए। दूसरा, उस पर जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं बल्कि गिराकर जला देते हैं। तीसरा, यह राख जमीन में खाद का काम करती है। चौथा, जब खेती करनी होती है तो जमीन को गहरा नहीं जोतते, बस हल्का सा हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, जैसे चावल का, मक्का का, सब्जियां भी। मिजोरम में खेती की जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे गांव की होती है।
इसलिए वह लॉटरी निकलती है कि किसे कितनी ज़मीन मिलेगी। ज़मीन को नापने का तरीका भी अलग है, इसे टिन कहते हैं। एक टिन बीज हम जितनी ज़मीन पर बो सकते हैं उसे एक टिन ज़मीन कहते हैं। फसल पकने पर यहाँ सबसे बड़ा त्यौहार होता है और चेराव नृत्य किया जाता है, जिसमें लोग बांस की डांडियों के साथ नाचते हैं। विज्ञान की दुनिया में एक नाम बहुत मशहूर है, ग्रेगर मेंडल। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। यह पढ़ाई के पैसे न होने के कारण मठ में साधु बन गए थे। मठ यानी कि क्रिश्चियन थे तो चर्च में फादर बन गए थे, पादरी। इन्होंने 7 साल तक बगीचे में 28,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि पौधों में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो चिकना होगा या खुरदुरा, पीला होगा या हरा, बीज का कोई रास्ता नहीं होता। यही आनुवांशिकता की शुरुआत थी, यानी हेरिडिटी की शुरुआत। अब बात करते हैं उस आविष्कार की जिसने नेत्रहीनों की दुनिया बदल दी, ब्रेल लिपि। इसके जनक थे लुई ब्रेल, जो फ्रांस के रहने वाले थे। बचपन में पिता के औजारों से खेलते वक्त उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ने की ललक ने उन्हें यह तरीका खोजने पर मजबूर किया। ब्रेल लिपि मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। सबसे जरूरी सवाल, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? जवाब है 6 बिंदुओं, यानी 6 डॉट्स। 8 मत कर देना, वो कंप्यूटर ब्रेल में होता है, इसे छू कर पढ़ा जाता है। एनसीईआरटी में एक छोटी सी चर्चा है कि लोहार क्या बनाता है। कुल्हाड़ी, आरी, खुरपी, ये सब लोहे को गर्म करके और पीट कर बनाए जाते हैं। ईवीएस में एक और कॉन्सेप्ट है, श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर। चाहे मोची हो, सफाई कर्मी हो या डॉक्टर, हर काम का अपना महत्व है। गांधी जी भी यही सिखाते थे। स्क्रीन पर सवाल है, पश्मीना के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान से जवाब दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा ईवीएस का सिलेबस पूरा होता है। इसके पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में PYQ सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।